रात के 8 बज चुके थे। मैं जल्दी से मेज़ पर खाना लगाकर बैठना ही चाहती थी, तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। अभय टीवी छोड़कर उठना नहीं चाहते थे, सो मुझे फ़ोन की ओर बढ़ता देख बोले, "मेरे लिए हो तो नाम पूछ लेना, मैं बाद में फ़ोन कर लूँगा।" मेरे रिसीवर उठाते ही अजनबी आवाज़ कानों में पड़ी। संक्षिप्त परिचय के बाद अत्यंत दुखद समाचार मिला कि अभय की जयपुर वाली मौसी के इकलौते जवान बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। फ़ोन सुनते ही मैं शतबद्ध रह गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह दुखद समाचार मैं अभय को कैसे दूँ। खाना मेज़ पर लगा था। मैं सोच में पड़ गई कि क्या पहले खाना खा लेने दूँ, फिर बताऊँ, लेकिन मेरे दिलो-दिमाग ने चेहरे का साथ नहीं दिया। मुझे देखते ही अभय हैरान हो गए। बोले, "क्या हुआ? किसका फ़ोन था?" अभय के पूछते ही मैं स्वयं को रोक न सकी और भीगी आँखों से उन्हें पूरी बात बता दी। सुनते ही अभय गुमसुम से हो गए। मैं भी परेशान हो उठी थी। बच्चे हमें देखकर सहम से गए थे। उन्हें तो जैसे-तैसे खाना खिलाकर सुला दिया, लेकिन हम दोनों चाहकर भी कुछ न खा पाए। अभय जयपुर जाने की तैयारी करने लगे। वहाँ जाना तो मैं भी चाहती थी, लेकिन एक तो सुबह दफ्तर में ज़रूरी मीटिंग थी, जिसके कारण मेरा अचानक छुट्टी करना संभव नहीं था। दूसरे बच्चों को कुछ दिनों के लिए कहाँ, किसके पास छोड़ते, हमें हड़बड़ी में कुछ नहीं सूझ रहा था। सो अभय तुरंत ही अकेले जयपुर के लिए रवाना हो गए। अभय बहुत दुखी थे। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि मौसी से अभय का विशेष स्नेह है। बचपन में अभय अपनी छुट्टियाँ मौसी के यहाँ ही बिताना पसंद करते थे। माँ की मृत्यु के बाद तो मौसी ने माँ की ही जगह ले ली थी। मौसी के बेटे अशोक और अभय में उम्र का भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। दोनों मौसेरा भाई कम, दोस्त ज़्यादा था। मौसी शादी के 12 साल बाद ही विधवा हो गई थी। बहुत मेहनत से उन्होंने अपने इकलौते बेटे अशोक की परवरिश की थी, उसे अपने पैरों पर खड़ा किया था। अशोक भी श्रवण कुमार से कम न था। शादी के लिए बरसों इनकार करता रहा। माँ की कठिन तपस्या के बदले वह माँ की आजीवन सेवा करना चाहता था। वह डरता था कि कहीं कोई झगड़ालू बहू आकर माँ का जीवन कठिन न बना दे। मौसी का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। उनकी जबान से शहद और आँखों से स्नेह बरसता था। मौसी के जीवन का एक ही अरमान था कि बेटे के सिर पर सेहरा देखे और बहू घर लाए, लेकिन अशोक था कि अपनी ही जिद पर अड़ा था। मौसी के बहुत कहने और हम सबके बहुत समझाने पर अशोक ने शादी के लिए हामी भरी थी। उसकी शादी को साल भर भी नहीं हुए थे कि जीवन भर माँ की सेवा का व्रत लेने वाला अशोक बुढ़ापे में माँ को छोड़कर चला गया था। कुछ ही दिनों बाद मैं भी दफ्तर से छुट्टी लेकर बच्चों को साथ ले जयपुर पहुंच गई। सफ़ेद साड़ी में लिपटी मौसी और अशोक की पत्नी मेघना मुझे वेदना की प्रतिमूर्ति लगी। मैं दोनों से गले क्या मिली कि आंसुओं की बाढ़ आ गई। मौसी की गृहस्थी दो प्राणियों में सिमट कर रह गई थी। सूनी मांग तथा सूनी गोद वाली दो औरतें। एक के सामने पहाड़ जैसा जीवन था तो दूसरी के सामने लाचार बुढ़ापा। घर लोगों से भरा था, लेकिन अशोक के बिना बिल्कुल खाली लग रहा था। मेघना के माता पिता उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना चाहते थे। एक तरह से यह ठीक भी था। मुझे लगा उस घर से दूर रहकर मेघना का जख्म जल्दी भर जाएगा और फिर उसकी दूसरी शादी भी कर देनी चाहिए। किसी औरत के लिए पूरा जीवन अकेले काटना बहुत कठिन होता है। वैसे भी जीने का कोई तो बहाना होना चाहिए। अपने माता-पिता के निर्णय पर मेघना मुझे दो हिस्सों में बढ़ती हुई लगी। वह अशोक की यादों के सहारे जीना भी चाहती थी और पूरा जीवन अकेले जीने के भय से ग्रस्त भी थी। मौसी कुछ भी नहीं कह पा रही थी। जीने का बहाना तो उन्हें भी चाहिए था, जो अब मात्र मेघना के रूप में था, लेकिन मेघना के भविष्य की चिंता उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर रही थी। फिर एक शाम बहुत ही दुखी मन से सबने यही फैसला लिया कि मेघना का लौट जाना ही उसके भविष्य को सुरक्षित रख पाएगा। आखिर एक बूढ़े पेड़ के साए में वो पूरा जीवन कैसे काट पाएगी। मौसी अब बिल्कुल अकेली हो गई थी। एक ओर मौसी का दुख और उनका अकेलापन मुझसे देखा नहीं जा रहा था, तो दूसरी ओर अभय का अंदर ही अंदर टूटना मुझसे सहा नहीं जा रहा था। मेरे अंदर अजीब-सी कशमकश चल रही थी। एक शाम मैं अपनी कशमकश से उबर ही आई और मैंने अपना फैसला सुना दिया। मौसी, अब आप यहाँ नहीं रहेंगी। यहाँ की हर चीज़ अशोक की यादों से जुड़ी है, जो आपको जीने नहीं देगी। मैं तो जीती ही रहूँगी बहू। मेरी मौत बहुत मुश्किल है। भरी जवानी में पति छोड़ कर चले गए, मैं जीती रही। अब बुढ़ापे में बेटा छूट गया है तो भी, कहते हुए वे फूट-फूट कर रोने लगी। मैं भी स्वयं को रोक न सकी। बहुत देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। आपको जीना है और हमारे लिए जीना है, कहते हुए मैंने खामोशी तोड़ी। बहू, मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरी ज़िंदगी में अब बचा ही क्या है। मौसी जी, आप हमारे साथ चलेंगी, हमें आपकी ज़रूरत है, कहते हुए मैं मौसी के
गले लग गई। मेरी बात सुनकर अभय ने राहत की सांस ली थी, ऐसा उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे। वे तुरंत बोल उठे, मौसी, मुझ में और अशोक में आपने कभी कोई फर्क नहीं किया। मैं आपका बेटा अभी जिंदा हूँ, आपके पोते पोती है, बहू है, हम सबको छोड़कर आप यहाँ अकेले कैसी रहेंगी? क्यों नहीं बेटा, तुम सब मेरे अपने हो, तुम्हारे सिवा अब मेरा और है ही कौन? लेकिन बेटा, मैं दुखियारी अब बुढ़ापे में तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। माँ बोझ नहीं हुआ करती। आप हमारे साथ चलिए, हम सब मिलकर आपका दुख बांटने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आपको वहाँ अच्छा न लगे तो लौट आइएगा, हम आपको नहीं रोकेंगे। मैंने अपनी बात रखते हुए कहा, हाँ मौसी, अभी आप हमारे साथ चल रही हैं, हम आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। बाद में आपको जैसा ठीक लगेगा। हमने आप पर छोड़ा। अभय ने भी अपना फैसला सुना दिया था। जल्दी ही हम मौसी को लेकर लखनऊ लौट आए। 2-4 दिन मौसी के साथ घर पर बिताकर मैंने दफ्तर जाना शुरू कर दिया। कई दिनों की छुट्टी के बाद मैं दफ्तर गई तो लंच टाइम में सब सहेलियां मिली और कई तरह के सवाल करने लगी। कोई मेरी छुट्टियों का कारण पूछ रही थी तो कोई अशोक की मृत्यु की खबर पर दुख जता रही थी, कोई जयपुर के बारे में जानकारी चाहती थी। तभी बातों बातों में मैंने बताया कि मैं मौसी को साथ ले आई हूँ, अब वे हमारे साथ ही रहेंगी। मेरी बात सुनते ही नेहा बोली, अनु गई तुम भी काम से, हो गया शुरू रोज रोज का कलह तारनों उल्लाहनों का सिलसिला। मौसी ऐसी नहीं है, वे स्वभाव की बहुत अच्छी है। मैंने तुरंत उत्तर दिया, कैसी भी हो, है तो सास ही, देख लेना एक दिन तेरा सांस लेना भी दुर्भर कर देगी। मोना ने हाथ नचाते हुए कहा। तभी रेखा बहुत ही अपनेपन से बोली, तुझे बैठे बिठाए क्या पड़ी थी जो यह मुसीबत गले डाल ली? अच्छी भली गृहस्थी चल रही थी, ले आई मौसी को साथ। अरे, ऐसा फैसला लेने से पहले तुझे हमारी याद नहीं आई, जो बरसों से सास के जुल्मों को सह रही है? तू तो फिर भी खुशहाल है, जो तेरी सास नहीं है। तुझे क्या शौक चढ़ा था जो मौसी सास को लेकर आई? मोना ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरे हस्बैंड अगर ऐसा कहते भी ना तो मैं अड़ जाती, कभी ऐसा ना होने देती। और एक तू है मूर्ख जो स्वयं मौसी को साथ ले आई। अनीता कब चुप रहने वाली थी, जो कुछ महीने पहले ही लड़ झगड़ कर ससुराल से अलग हुई थी, सो वह भी बोल उठी। मेरी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं थी। सब अपनी अपनी कह रही थी। उनके विचार में वे सब अनुभवी थी और मैं नादान, जिसने स्वयं ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली थी। उन सब की बातें सुनकर मेरे मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे थे। मैं उन्हें बहुत कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि उस समय उनसे बहस करना फिजूल था। शाम को मेरे घर पहुंचते ही मौसी पानी का गिलास ले आई, जो हमेशा मुझे स्वयं ही भरकर पीना पड़ता था। फिर मौसी बहुत ही अपनत से बोली, बहू हाथ मुंह धो ले, चाय तैयार है। यह सुनते ही खुशी से मेरा तन मन भीग गया। कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोए मेज पर पहुंचते ही मैंने देखा कि गर्मा गर्म चाय नाश्ता तैयार है। अभय भी आने ही वाले होंगे, मैंने यूं ही कह दिया, जबकि गर्मा गर्म चाय नाश्ता देखकर मैं स्वयं को रोक नहीं पा रही थी। कोई बात नहीं बहू, सुबह की गई अब आई हो, थकी होगी तुम, अब तुम आराम से चाय पियो, अभय आएगा तो फिर बना दूंगी। मैं चाय पी ही रही थी कि रसोई घर से कुकर की सीटी की आवाज़ कानों में पड़ी। पता चला मौसी ने रात के खाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। मौसी जी, आप पूरा दिन काम में लगी रही, आप आराम किया कीजिए। यह काम तो मैं आकर रोज करती ही थी। तुम्हारी गृहस्थी है बहू, सब तुम्हें ही करना है। मैं तो यूं ही थोड़ी मदद कर रही हूँ। पहाड़ जितना बड़ा दिन खाली बैठकर गुजारना भी तो मुश्किल होता है। इन दोनों शैतानों ने आपको परेशान तो नहीं किया? मौसी की अगल बगल आकर बैठे दोनों बच्चों को देखकर मैंने हंसते हुए कहा, ये क्या परेशान करेंगे बहू, वे लोग खुशहाल होते हैं जिनके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजती है। इससे ही तो जीवन में रौनक है। मौसी बोली। शायद मैंने अनजाने में ही मौसी की दुखती रत पर हाथ रख दिया था, लेकिन मौसी ने मुझे शर्मिंदा होने का अवसर ही नहीं दिया। वे तुरंत बोली, बहू चाहो तो जब तक अभय आता है थोड़ा आराम कर लो, रसोई की चिंता तुम मत करो। कहते हुए वे दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में ले गई। आजकल रह रह कर मेरे कानों में अपनी सहकर्मियों की कड़वी बातें गूंजती रहती है, लेकिन मेरा अनुभव उनके अनुभव से मेल नहीं खाता। मैं तो आजकल दफ्तर में स्वयं को इतना हल्का और तनाव मुक्त अनुभव करती हूँ कि बता नहीं सकती। सुबह बिना किसी भागदौड़ के दफ्तर पहुँचती हूँ क्योंकि मौसी घर पर ही है। बच्चों के स्कूल के लिए तैयार करने से लेकर नाश्ता बनाने तक वे
बराबर मेरी मदद करती हैं। अब बच्चों के लिए दोपहर का खाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं रही क्योंकि मौसी उन्हें गरमा-गरम खाना खिलाती है। अब ना बच्चों का सामान क्रैच में देकर आना पड़ता है और ना ही शाम को दफ्तर के बाद उन्हें वहाँ से लाने की चिंता है। बच्चे दिन भर अपने घर में सुरक्षित हाथों में रहते हैं। मुझे तो मौसी को घर लाने के अपने फैसले में कहीं कोई गलती नज़र नहीं आ रही। शाम को जब घर पहुँचती हूँ तो घर का दरवाज़ा खुला मिलता है। मुस्कुराते और खिलखिलाते बच्चे मिलते हैं जो दिन भर क्रैच के बंधन में नहीं, अपने घर के उन्मुक्त वातावरण में रहते हैं। दोनों बच्चे दोपहर में थोड़ा आराम करने के बाद अपना-अपना होमवर्क भी कर लेते हैं। मौसी को देखकर मुझे लगता है वे ऐसा घना पेड़ है जिसके साए में हम जिंदगी की तेज धूप से बच सकते हैं। हम सबकी भी पूरी कोशिश रहती है कि मौसी अपने गम को भूली रहे। एक शाम मैं दफ्तर से आई तो तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। देखते ही देखते मुझे तेज बुखार हो गया। मौसी तो परेशान हो उठी। अभय अभी दफ्तर से नहीं लौटे थे। मौसी ने तुरंत मुझे दूध के साथ बुखार उतारने की गोली दी और पानी की पट्टियाँ रखनी शुरू कर दी। अभय को आते ही डॉक्टर के पास भेज दिया। जब तक मेरा बुखार नहीं उतरा वे मेरे पास से नहीं उठी। मौसी का ऐसा स्नेह देखकर मैं स्वयं को रोक न सकी। मेरी आंखें भीग गई। मौसी के हाथ अपने हाथ में लेकर मैंने पूछा, आप अभय की मौसी है या मेरी माँ? चल पगली, मैं अभय की मौसी बाद में हूँ, पहले तेरी माँ हूँ। बहू क्या बेटी नहीं होती, सास क्या माँ नहीं होती। मौसी की जवान से सदा की भांति शहद और आंखों से स्नेह बरस रहा था। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब